Guys, today I wanna discuss UPSC CSC 2019 paper. So the first question is, with reference to the Mughal India, what is the difference between जागीरदार and जमींदार? तो फर्स्ट स्टेटमेंट जब हम इसका पढ़ते हैं तो इसमें एक वर्ड आया एनी। एनी क्या होता है? जनरली गलत होते हैं। तो अगर ये गलत है तो ये गलत और ये गलत और सी गलत। सेकंड देखें, लैंड असाइनमेंट टू द जागीरदार वेर हेरिडिटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार वेट नॉट हेरिडेटरी। जब भी यूपीएससी ऐसा कंपैरिजन बताता है तो जनरली वो गलत होता है। और दूसरा हम ये सोच सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट के बारे में कि जो ज़मींदार होते हैं वो तो होते ही थे हेरिडेटरी, तो ये हमारा हो गया गलत। तो इसका जो आंसर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, with reference to the land reform in the independent India, which one of the following statement is correct? अब देखिए स्टेटमेंट, अब ऑप्शन 1 दिया है, द सीलिंग लॉ वेर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग। ये भी देखो कंपैरिजन बता रहे हैं, तो ये गलत हो सकता है। सेकंड देखो, द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल द लैंडलेस। थर्ड, it resulted in the cultivation of the cash crop as the predominant form of the cultivation. And D दिया है कि land reform permitted no exemption of the ceiling limits. क्वेश्चन में देखिए ये क्या पूछ रहा है लैंड रिफॉर्म के बारे में, तो आंसर में भी जनरली लैंड रिफॉर्म होना चाहिए। तो लैंड रिफॉर्म देखिए किस में, बी में है लैंड रिफॉर्म, और बी में लैंड रिफॉर्म है और डी में लैंड रिफॉर्म है। तो हमें इन दोनों की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। तो ए कट गया, सी कट गया, डी पढ़ते हैं कि लैंड रिफॉर्म परमिटेड नो एग्जाम्पशन। नो इज वेरी एक्सट्रीम वर्ड, सो इट माइट गेट रॉन्ग। बी देखिए, द मेजर एम ऑफ द लैंड रिफॉर्म वाज प्रोवाइडेड एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल द लैंडलेस। यहाँ भी एक्सट्रीम वर्ड है ऑल, और यहाँ भी नो एक्सट्रीम वर्ड है। तो हम बी और डी में 50-50 कर सकते हैं। तो यूपीएससी ने इसका आंसर दिया है बी। क्वेश्चन नंबर 3, द ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। तो अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो जनरली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे मारना चाहिए, उसके बाद वर्ल्ड बैंक पे मारना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसका थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वेर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तो कब किया था इनको कंट्रोल? 1857-58 के टाइम पे। तो तीसरा गलत है। अगर 3 एलिमिनेट करते हैं तो सीधा आंसर आता है इसका ए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। इट कंट्रोल्ड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजीनियस आर्टिसन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। और देखो स्वदेशी मूवमेंट पूछ रहा है, तो स्वदेशी का मतलब क्या हुआ? इंडिजीनियस टाइप का। तो ए हमारा सही है, ए सही है, तो डी हमारा यहाँ से गया, बी भी गया। स्टेटमेंट 2, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश एज अ पार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। तो जनरली ऐसे नाम जो होते हैं जनरली गलत होते हैं, लेकिन इसमें ये सही था। तो ये ज़्यादा भी इजी क्वेश्चन नहीं था, तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 6, जब भी कभी पेयर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, अगर 3 स्टेटमेंट है, जैसे इसमें है 1 2 3, अनटचेबिलिटी है, ऑल इंडिया किसान है और सेल्फ रिस्पेक्ट, और ऑप्शन अगर ऐसे हो कि 1 ओनली 1 2 2 3 1 2 3, तो जनरली इसमें या तो एक सही होगा या फिर सारे सही होंगे। तो इसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक भी है और सारे वाले भी है। तो बी और डी सी को हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए एक तो दोनों में ही है, ठीक। बी में देखिए ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी
सहजानंद सरस्वती, और थर्ड था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट नायकर का। तो एटलीस्ट हम 50-50 पे इसमें पहुंच सकते हैं। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि हड़प्पन साइट कौन सी नहीं है। अब देखो सी में दिया है सोहगोरा, और क्वेश्चन नंबर 8 में भी सोहगोरा आया हुआ है। तो यूपीएससी जनरली ऐसा करता है कि एक ही पेपर में ऑप्शन को 2 जगह पूछ लेगा, तो एटलीस्ट एक में तो होना ही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ मान लेते हैं कि हड़प्पन साइट सोहगोरा नहीं है, मतलब इसका आंसर सी मान लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सोहगोरा नहीं आएगा, क्योंकि यूपीएससी जनरली ऐसा रिस्क नहीं लेता है। अब देखो 8th क्वेश्चन पूछ रहा है रण्य अशोक के बारे में। तो रण्य अशोक के बारे में जनरली अशोका की जो एडिक्ट्स हैं वो कहाँ हैं, इस टाइप से आप सोच सकते थे। तो कंगनहल्ली एक ऐसी जगह है कर्नाटका में जहाँ पर अशोका की प्रीचिंग वगैरह गई हैं। तो इसमें हम ए इसमें कर ले, उसकी एडिक्ट्स हैं कंगनहल्ली में, तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन पूछ रहा है कि महायाना बुद्धिज्म के बारे में पूछ रहा है, और जब भी यूपीएससी ऐसे बोधिसत्व बुद्धिज्म ये देता है तो ये जनरली सही होता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी ने दिया था 2020 वाले में कि पारमिता क्या है, और उसने दिया था ऑप्शन में बोधिसत्व। तो यहाँ भी 2019 में ये पूछा गया था ऐसा ही। तो बोधिसत्व अगर हम 2 इसमें सही माने, और महायाना बुद्धिज्म के बारे में पूछ रहा है, डिफिकेशन ऑफ बुद्धा, ठीक है, बी तो सही है बोधिसत्व कारण। सी है इमेज वर्शिप एंड रिचुअल। तीनों जो स्टेटमेंट में कोई कैच नहीं दिख रहा है, तो इसमें सारे ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है गुप्ता पीरियड के बारे में। गुप्ता पीरियड के बारे में जब अगर आपको पता नहीं चल रहा है ऐसी चीज़ों को आंसर, तो हमेशा टेक्स्ट की तरफ जाना चाहिए। तो जैसे ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में हुंडी के बारे में पूछा था, तो वहाँ भी ये बिल ऑफ एक्सचेंज ये भी रिलेटेड है मॉनेटरी वैल्यू से, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड में अगर आपको आंसर नहीं पता चला तो हमेशा हमें टैक्स की तरफ जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 बात कर रहा है कल्याण मंडपा के बारे में। तो विजयनगर हर बार यूपीएससी में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन चालुक्य, चंदेला, राष्ट्रकूट, अगर आपको आंसर पता नहीं चल रहा है तो हमें विजयनगर इसमें करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 अगर किसी स्टेटमेंट में कंटेम्प्रेरी दिया हुआ हो या कंटेम्प्रेरी टाइप का दिया हुआ हो कुछ, तो वो जनरली गलत होता है। इसका स्टेटमेंट 3 पढ़िए। द ऑफिस ऑफ द मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रीन ऑफ द खलजी सल्तनत ऑफ दिल्ली। तो जनरली जहाँ पे कंपैरिजन करता है, कंटेम्प्रेरी करता है, वो जनरली गलत होते हैं। 3 गलत हैं, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, एक तो दोनों में वो सही है। दूसरा पढ़ते हैं कि द इक्ता सिस्टम ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशियंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन। और ए में दिया है कि इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एड एमिल। अब देखो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में कॉन्ट्रा आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, तो इनमें से एक ही सही हो गया। तो 1 ओनली या 2 ओनली? 2 ओनली ऑप्शन है नहीं, तो 1 ओनली, दैट मीन्स ए इसका आंसर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 13 वैसे दिखने में तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर हमें ये रूल पता है कि कंटेम्प्रेरी जनरली गलत होते हैं तो हम ए को एलिमिनेट कर सकते थे। बी में देखो सेंट कबीर वज ग्रेटली इज अ एक्सट्रीम वर्ड, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर इसका आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहे हैं
गांधी जी के बारे में कि महात्मा गांधी वॉज द इंस्ट्रूमेंटल इन द अबॉलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ एडेंचर्ड लेबर। तो गांधी जी तो थे ही इन चीज़ों में, है ना, कि लेबर को अच्छी फैसिलिटीज़ मिले। तो ए अगर सही है तो सी गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इन द लॉर्ड चैम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन द रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर द वर्ल्ड वॉर। ये गलत है, ठीक है, जब क्योंकि गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया था। तो टू गलत है, टू गलत है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, आंसर आ गया बी। और तीसरे स्टेटमेंट में भी देखो शॉर्ट लॉ के बारे में पूछ रहा है, तो जनरली ये जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। क्वेश्चन नंबर 15, फिर यूपीएससी ने क्या किया, 3 स्टेटमेंट दिए, ठीक है, 3 पेयर्स वाले दिए हैं, या तो 3 सही होना है या फिर 1 सही होना है। क्वेश्चन अब देखो 1 बी, देखो इसका सबसे पहले, केसी नियोगी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में समवेयर अराउंड 389 मेंबर्स थे। तो यूपीएससी ऐसा कैसे दे सकता है कि 389 में से एक भी ना दे। जनरली यूपीएससी क्या देगा कि 389 में से एक देना इज इजी। मेंबर्स तो हो ही सकता है, केसी नियोगी मेंबर्स तो हो ही सकते हैं क्योंकि इतने सारे हैं वहाँ पे, तो केसी नियोगी भी होंगे। तो 2 अगर सही है तो ये कट गया और सी भी कट गया। और हमारा रूल क्या कहता था, पीयर्स वाले में तो 1 सही होते हैं या फिर सारे सही होते हैं। तो 1 वाले तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, 2 वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया बी। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है मियाँ तानसेन के बारे में। पहला देखो, तानसेन वॉज द टाइटल गिवन बाय द एम्परर अकबर। दिस इज अ ह्यूज फैक्ट, बहुत बड़ा फैक्ट दे रहा है। तो फैक्ट क्या होता है, जनरली गलत होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट, ए इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मुगल पेंटिंग के बारे में जब भी पूछते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आते हैं जहांगीर। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 भी अगर ध्यान से हम इसको पढ़ते तो इसको सही मार सकते थे। देखो क्या पूछ रहा है कि कौन सा नेशनल पार्क कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन। अल्पाइन, देखो अल्पाइन कहाँ होते हैं, जनरली हिमालयन रीजन में। अब इन चारों को देखो, चारों ही हिमालयन रीजन के। अब देखो नामदफा, मानस, नियोरा ये सब नॉर्थ ईस्ट के हैं और वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड का है। तो अगर हम इसमें ऐसे सोचते हैं कि अगर टेम्परेट अगर मानस है तो नामदफा क्यों नहीं, नामदफा है तो न्यूवारा क्यों नहीं, क्योंकि ये सब आसपास हैं। तो इस और वैली ऑफ फ्लावर इज फार फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, सो हम ऑड लेके डी इसमें करेक्ट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 90, अटल इनोवेशन मिशन। जब ये इनोवेशन मिशन इनके बारे में आता है तो हमें नीति आयोग की तरफ ही बढ़ना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 21 जून 20, इसमें पूछ रहा है 21 जून में सन कहाँ पे होता है। तो पहला देखो, डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एंड द आर्कटिक। अगर आपने कभी ये वीडियो देखा हुआ है कि आइसलैंड में जून में सूरज पूरी रात पूरा दिन कभी डूबता नहीं है। तो व्हाट डज इट मीन कि जो हमारा जो नॉर्थ पोल है वो क्या सूरज की तरफ को टिल्ट हो जाता है, नॉर्थ पोल। और जब अर्थ घूमती है तो अर्थ जब घूमेगी तो वहाँ पे क्या सन का जो सनरेज जो होगी वो ऑल द टाइम रहेगी, इवन फॉर 24 आवर्स। तो इसका आंसर है ए, डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन ऑफ द आर्कटिक सर्कल। तो इसका आंसर हो गया ए। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो पूछ रहा है कि कौन सा प्लांट है
was domesticated in the new world and introduced in the old world। तो अब देखो पहला और दूसरा ऑप्शन देखो, टोबैको, कोकोआ, रबर, टोबैको, कॉटन, रबर, ये थोड़ा सिमिलर टाइप के लग रहे हैं, तो इन दोनों में से ही एक आंसर होना चाहिए। तो सी और डी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब देखो कोकोआ एक ऐसी चीज़ है कि जो लगता है कि ओल्ड वर्ड से नहीं आई हो, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट वर डोमेस्टिकेट इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस इन द ओल्ड वर्ल्ड। अब कोकोआ तो लगता ही है कि भैया बाहर से आया हुआ है ना, तो हम इसमें ए की तरफ बढ़ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो यूपीएससी ने तीनों स्टेटमेंट में ओनली 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 दिया है, तो ओनली क्या होता है, जनरली गलत। तो अगर हम तीनों को गलत माने तो हमारा आंसर ही नहीं आता है, क्योंकि नन ऑफ द अबव है ही नहीं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, अगर हमें तीनों स्टेटमेंट या पांचों स्टेटमेंट, सातों स्टेटमेंट सब गलत लग रहे हैं, तो हमें मिनिमम पे टिक करना चाहिए। मिनिमम इन द सेंस, जैसे इसमें 3 स्टेटमेंट है, तीनों हमें लग रहा है कि गलत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओनली 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 दिया हुआ हो। तो डी तो एटलीस्ट नहीं होगा, इवन सी भी नहीं होगा, होगा तो एक वाला ऑप्शन होगा। अब ये तो 1 ओनली सही होगा या फिर 2 ओनली। पहले में लिखा कि एशियाटिक लायन जो होते हैं नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, और सेकंड है डबल हम्प्ड कैमल। कैमल तो भैया सऊदी में भी बहुत होते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी चांसेस हैं डबल हम्प्ड होने के। तो अगर बी को भी हम गलत मान लें और एशियाटिक लायन को हम सही मान लें कि ऐसा हो सकता है, वैसे ये 50-50 हम इसमें कर सकते थे। तो और ये कैमल की वजह से, कैमल बहुत जगह होते हैं, अगर उसको तो डबल हम्प्ड भी हो सकते हैं कई जगह, तो बी भी गलत होगा। तो इसका आंसर होगा ए, कि एशियाटिक लायन नेचुरली फाउंड इंडिया ओनली। क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो हमने थ्री पेयर्स वाले में बताया था, या तो 3 सही होंगे या तो 1 सही होगा, लेकिन वो कब बताया था, अगर उसमें सिंगल ऑप्शन हो, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, इस टाइप का। लेकिन इसमें देखो क्या पूछ रहा है, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो अब देखो क्वेश्चन हमें क्या इशारा दे रहा है कि 1 2 2 3, और मतलब इन 3 में से 2 सही होना है। क्वेश्चन हमें ये बता रहा है, क्योंकि तीनों ऑप्शन में उसने वैसे ही दिया 1 2 2 3 1 3। अब इसका स्टेटमेंट 3 पढ़िए। हम्पी कह रहा है कि मालप्रभा, हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ द विजयनगर, और विजयनगर से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो जनरली हमें पता रहता है कि जो हम्पी है वो, उसका रिवर बैंक जो है वो तुंगभद्रा है, ना कि मालाप्रभा। तो अगर हम 3 को यहाँ से एलिमिनेट कर दे तो हम आंसर ए पे इसमें आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि इन अ गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट दैट इन द अदर, बिकॉज पॉवर्टी रेट्स अलग नहीं होते बल्कि प्राइस लेवल अलग होता है। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, तो इसका आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 25, ये है इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्लाउड थिनिंग के बारे में पूछ रहा है, क्लाउड थिनिंग टेक्नोलॉजी। तो हमें हमेशा ऐसी चीज़ों में जो बड़ा बड़ा आंसर होता है उसकी तरफ जाना चाहिए, जो ज़्यादा को कवर करता है। जैसे देखो पहला ऑप्शन क्या था, क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल रेन इन सम रीजन। सेकेंड है रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड ऑन द अर्थ। अब ये देखो, ये एक छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग इज अ बिग टर्म, ठीक है। तो हमें जनरली इन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पूछ रहा है कि पैरालिसिस क्या होता है। अब ये आता है तो आता है, वरना ये डिफ़िकल्ट था। ऐसे हम इसके बारे में सोच सकते थे 50-50 के लिए कि बी और सी में टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है।
बी और डी में टेक्नोलॉजी, तो सी और ए को हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं और फिर बी या डी में से हमें एक पे लगाना था। तो वेस्ट टू एनर्जी वाज द करेक्ट आंसर, डी। कम्स टू क्वेश्चन नंबर 27। और 27 क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। ये जो नेशनल पार्क होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ये हर साल आते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था 2020 में। देखो, कावेरी बेसिन, नागरहोल, पापीकोंडा, सत्यमंगलम, वायनाड। अब इन्हीं में से देखो कितने सारे आए हुए हैं इन्हीं में। ये पूछ रहा अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व हमें क्यों याद रहता है? क्योंकि इंडिया में अभी केवल 12 ही वर्ल्ड लेवल पे बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें एक अगस्त्यमाला भी है। तो और ये है तमिलनाडु की साइड को। अब देखो ऑप्शन सी में देखो, पापीकोंडा हर साल आता है और हाँ, सब ये जनरली पता, जो पढ़ता है उसे पता रहता है कि पापीकोंडा इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। तो सी गलत हो गया पापीकोंडा के कारण। डी देखो, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये भी आया हुआ था एक बार। तो नागार्जुन श्रीशैलम ये भी आंध्रा में है, तो तमिलनाडु में नहीं है। तो सी और डी एटलीस्ट हमने एलिमिनेट कर लिया। अब हम बचे हैं ए और बी पे। अब बी देखो, मुड्डुमलाई, सत्यमंगलम, वायनाड और साइलेंट वैली। ए में दिया नैयार, पपेरा, ये सब दिए हुए। साइलेंट वैली भी बहुत बार पूछा गया है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज थोड़ा सा नॉर्थ की साइड को है केरला के, वो भी केरला के। अगर ये साउथ की साइड होता तो ये अगस्त्यमाला में आ सकता था, ठीक है। तो साइलेंट वैली से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 28 was वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। सम चारों में सम दिया हुआ, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, जनरली ऑल ऑफ द अबव, तो एक टिक मारना चाहिए। 29 देखिए, फिर देखो पेयर्स वाला क्वेश्चन है और पेयर देखो 1 2 2 3 1 3। तो यूपीएससी जोड़ दे रहा है कि जनरली इनमें से ही सही होना है, तो डी इसमें एलिमिनेट हो गया, ठीक। इसका बी स्टेटमेंट देखिए, इरावदी डॉल्फिन इज इन चंबल रिवर। इरावदी रिवर कहाँ पे है? म्यांमार की साइड को है, चंबल है मध्य प्रदेश में। तो इरावदी डॉल्फिन चंबल रिवर में कैसे हो सकती है? तो अगर इसका बी एलिमिनेट कर दो, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, तो हम सीधे इसके सी आंसर पे आ सकते थे। तो 29 का हो गया हमारा सी। कम्स टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है कि माइक्रोबीट्स क्या होते हैं। तो ऐसी चीज़ों में हमें क्या बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, जैसे मरीन इकोसिस्टम इज अ बिग वर्ड, ठीक है। बी में देखो स्किन कैंसर स्मॉल थिंग है। सी में देखो क्रॉप प्लांट। डी में देखो फूड एडल्ट्रेशन। तो हमें बड़ी चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो गया ए, हार्मफुल है मरीन इकोसिस्टम के लिए, ठीक। नाउ कम्स टू, अब देखो यो एक क्वेश्चन के बारे में बताना चाहूँगा। 29 क्वेश्चन में देखो महासीर आया हुआ था और यूपीएससी जनरली क्या करता है, इन्हीं ऑप्शन को फिर पूछता है। 2019 में वहाँ पूछा था और फिर इसने 2022 में फिर पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, तो वहाँ पे महासीर इसका आंसर था। तो ऑप्शन को दोबारा से यूपीएससी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 31। 31 डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन अगर हम थोड़ा यहाँ पे ऐसे सोचते, इसको हिमालयन नेटल के बारे में पूछ रहा है। नेटल मीन्स नेट टाइप का। तो इन चारों में से हमें क्या लग रहा है जो नेट जैसा है? टेक्सटाइल फाइबर, है ना। तो हम डी की तरफ इसमें बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है और अगर कोई कैच नहीं है तो हमें सीधा डी पे मारना चाहिए। रिमोट सेंसिंग डेटा के बारे में पूछ रहा है, सैटेलाइट इमेज, और तीनों ऑप्शन थोड़ा एफर्मेटिव टाइप के हैं, तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 33 वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्यों? ये पूछ रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है फॉरेस्ट कवर। अब ध्यान से देखना, परसेंटेज के बारे में पूछ रहा है। परसेंटेज ज़्यादातर उनमें होते हैं जिनका एरिया कम होता है।
तो इनमें देखिए आप सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ के चांसेस ज़्यादा हैं कि वहाँ पे फॉरेस्ट कवर परसेंटेज ज़्यादा होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग मतलब पर कम से ज़्यादा। तो डी हमारा एलिमिनेट हो गया, ए एलिमिनेट हो गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ हमारा आना है टॉप पे। तो बी और सी में ए टॉप पे है। 4 वाला देखो उड़ीसा, वो भी दोनों में। अब हमें सोचना है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बारे में। महाराष्ट्र में बहुत सारी डेवलप सिटीज़ हैं, जैसे मुंबई, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, ये सब है। तो ये ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा कटे हों। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ ये पहले एक ही थे। अगर छत्तीसगढ़ में ज़्यादा फॉरेस्ट है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होंगे। तो हम मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से ऊपर रखेंगे। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पूछ रहा है कि ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन पूछ रहा है, मीथेन हाइड्रेट क्या होता है। अब तीसरा स्टेटमेंट इसका देखें, मीथेन इज एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डिकेड और 2। डिकेड और 2 मतलब 10 और 20 साल। अगर ये करेक्ट टाइम देता 10 साल, 15 साल, 20 साल, तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। लेकिन इसने एक रेंज दिया हुआ, तो रेंज जनरली करेक्ट होता है। ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक में सभी ऑप्शन जनरली सही होते हैं, अगर कोई कैच नहीं हो। तो इसका आंसर हो गया डी। कम्स टू क्वेश्चन नंबर 35। सेम साइंस एंड टेक का क्वेश्चन, कोई ऐसा हमें दिख नहीं रहा कि जिससे गलत इसको मान सकते हैं कि बर्निंग ऑफ बायोमास से कौन सी गैस निकलेगी, तो सारी निकलेंगे। 35 का हो गया हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 36 में देखो, अगर मैच वाला क्वेश्चन है और 5 दिया हो तो 5 में से जनरली या तो 5 सही होंगे या फिर 3 सही होगा, ठीक है। तो सी तो हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। अब देखिए, कैस्पियन सी जनरली हमें पता होता है क्योंकि कजाकिस्तान इज अ बिग कंट्री, ठीक। तो 3 सही है। अगर 3 सही है तो ए भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब 5 सही होना इज अ ज्योग्राफी में बहुत बड़ी चीज़ है। 5 सही जनरली नहीं होते हैं। तो अगर हम 5 को भी गलत मानते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 1, 3, 4। तो इन क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछ रहा था कि लास्ट 5 साल में राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है। अब देखो, जो बड़ी कंट्री है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, है ना। तो लार्जर एक्सपोर्टर पूछ रहा है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है। तो म्यांमार और वियतनाम तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब चाइना और इंडिया, चाइना तो खुद चावल मंगाता है इंडिया से, तो हम इंडिया की तरफ इसमें जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी आंसर इसका हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, इसमें है 5 स्टेटमेंट। 5 में से तो 5 सही होंगे या फिर 3 सही होंगे। तो डी और सी कट गया हमारे, 1, 4 दोनों में। तो बंदरपूछ और सियाचिन नुब्रा, ये तो दोनों सही हैं। हमें देखना कि बारासिंगरी, चेनाब और मिलम मंदाकिनी। मंदाकिनी रिवर इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड, केदारनाथ में, जहाँ पे 2013 में फ्लड आया था, इसीलिए मंदाकिनी हमें याद रखना चाहिए। और मिलाम ग्लेशियर इज इन नेपाल। तो अगर इसका 3 गलत है तो आंसर है ए। अब यूपीएससी ने क्या किया, सियाचिन नुब्रा को फिर से पूछा, डाला नहीं इसमें। 2020 में फिर से पूछा था कि सियाचिन जो है वो कहाँ पे है। तो उसमें उसका आंसर था नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो देखो, यूपीएससी फिर रिपीट करता है। 19 वाला क्वेश्चन फिर 2020 में, आई थिंक 2020 या 21 में रिपीट किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। In India, the use of the carbofuran
मिथाइल पैराथियोन, देखो बहुत सारी चीज़ें दी है। और एम्प्रीहेंसन है बोला, दीज केमिकल आर यूज्ड एज प्रिजर्वेशन, फ्रूट रिपनिंग, फ्रूट रिपनिंग एक छोटा वर्ड है, ये गलत हो गया। मॉइस्चरिंग एजेंट इन कॉस्मेटिक, ये भी छोटा है। प्रिजर्वेशन इन द प्रोसेस फूड इज ऑल्सो स्मॉलर थिंग। पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर इज अ बिग टर्म, तो हमें बिग, हमेशा बिग टर्म की तरफ जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो गया ए। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का अगर हम देखें स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 में लिखा है कि रैमसर कन्वेंशन इट इज अ मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं होते हैं जनरली, ए हमारा गलत हो गया, ए गलत हो गया तो ये ऑप्शन गया। और स्टेटमेंट 2 में देखिए क्या पूछ रहा है, रिकमेंडेशन ऑफ द रैमसर साइट, रिकमेंडेशन वर्ड जनरली गलत होता है, 1 और 2 इसमें से कट गया, तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 43। 43 साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कोई कैच नहीं है, तो इसमें जनरली सारे ऑप्शन सही होंगे। 42 देखिए, अलियापुर, इसापुर एंड कंगसाबती, कभी अगर ऐसे क्वेश्चन हो और आपको आंसर नहीं आ रहा है तो हमेशा वाटर की तरफ जाना चाहिए। ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है 2020 में, घंटासाला, गतुरा, चौल, तब भी पोर्ट हैंडिंग इसका आंसर था, तो हमेशा हमें वाटर की तरफ इसमें टिक करना चाहिए। तो वाटर रिजर्वायर है अलियापुर, इसापुर एंड कंगसाबती, तो आंसर हो गया डी। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्वेश्चन देखिए कि द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ द HCNG इज एलिमिनेशन, एलिमिनेशन इज अ बिग टर्म, एलिमिनेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा सा बड़ा टर्म है और एक्सट्रीम टर्म है, तो अगर ए गलत है, बी पढ़िए इसका, सॉरी स्टेटमेंट 2 पढ़िए, HCNG एच फ्यूल रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, रिड्यूस कर सकता है भाई HCNG, तो दूसरा सही है। तीसरा देखिए हाइड्रोजन अप टू, अगर ये देता कि हाइड्रोजन 1/5 ऑफ द वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड, तब ये जनरली गलत हो जाता है, लेकिन इसे रेंज दी है अप टू 1/5, मतलब 20%, 0 to 20%, तो जनरली ये सही होगा। फोर्थ देखिए, HCNG मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन CNG, अभी देखो कंपैरिजन कर रहा है, कंपैरिजन जनरली गलत होता है, तो 1 और 4 गलत हो गया, तो इस आंसर हो गया 2 एंड 3, 2 एंड 3 किस ऑप्शन में, बी, तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्यू ड्रॉप के बारे में पूछ रहा है कि क्लाउडी नाइट में क्यों नहीं बनता है, तो एक सिंपल सा इसका है कि क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करता है कब, क्लाउडी नाइट में, तो इसलिए ड्यू ड्रॉप नहीं बनते, इसका बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45। अब हमने बोला था जहाँ डेटा होता है जनरली गलत होता है, तो उस हिसाब से दोनों गलत हो जाते हैं, लेकिन जो 99th अमेंडमेंट था NJAC, वो एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी इंडिया में। उसमें क्या हुआ था, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटेड द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, और ये सही था, तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 47 दिखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना, जो जितने ज़्यादा जिसमें जानकारियाँ दी होती हैं वो जनरली इजी होता है वहाँ से एलिमिनेट करना। इसका स्टेटमेंट 1 पढ़िए, द मोशन ऑफ इम्पीच ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट थोड़ा बड़ा सा वर्ड है, तो ये गलत हो गया। 46 का क्वेश्चन, दूसरा देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, कब ये डिफाइंड, मेंशन्ड, ये चीज़ें जनरली गलत होती हैं, तो बी भी गलत हो गया। सी में देखें, द डिटेल्स ऑफ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिवन इन द जज इंक्वायरी एक्ट 1968, इसमें ज़्यादा कैच नहीं दिख रहा है हमें। अब फोर्थ में देख रहे हैं कि किसी जज का अगर इम्पीचमेंट होता है तो 2/3 टोटल मेंबरशिप से उसको पास करना पड़ता है, और ये सही है, तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। कम्स टू क्वेश्चन नंबर 47। अब देखो 47 में
नाइन्थ शेड्यूल कब आया था? 1951 के टाइम पे आया होगा, है ना। अब इसमें देखो इंदिरा गांधी पूछा 47 में और 48 में भी इंदिरा गांधी पूछा है, तो इनमें से एक जगह सही होना है। 1951 में अगर 9th शेड्यूल आया था तो जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, तो ए हमारा इसमें सही हो गया और ए सही हो गया, दैट भी इंदिरा गांधी गलत हो गया। अब इसमें इंदिरा गांधी सही होना है। कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी, सही बात है भैया, एक सही है, एक सही है, तो बी और सी हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो गया। बी देखिए, नाउ कोल ब्लॉक्स अलोकेटेड ऑन द लॉटरी बेसिस, लॉटरी बेसिस पे कैसे हो जाएगा ये। सी पढ़िए, टिल रिसेंटली इंडिया इम्प्रूव कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट। अगर सेल्फ सफिशिएंट इंडिया होता तो इंडिया इंपोर्ट क्यों करता कोल का बाहर से? हाई ऐश होता है इंडिया वाले में, इसीलिए हम बाहर से अच्छा वाला जो कोयला है क्वालिटी वाला उसको मंगाते हैं। तो सी ये भी गलत हो गया, तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 49 वॉज द इजिएस्ट क्वेश्चन। इसका स्टेटमेंट 3 देखिए आप, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोला कि वेल डिफाइंड ये सब जनरली गलत होते हैं, और वो भी वेल डिफाइंड दिया और एक्सट्रीम वर्ड दे दिया, 3 गलत है अगर, इसका आंसर हो गया ए। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 50। ये क्वेश्चन पे बार बार रिपीट होता है कि 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल, ये किससे रिलेटेड होते हैं? ट्राइब से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ट्राइबल लैंड के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो गया बी। तो शेड्यूल हमें याद रखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, पीवीटीजीज के बारे में पूछ रहा है। अब देखो, एक में भी स्टेटमेंट 1 में भी डेटा है, स्टेटमेंट 3 में भी डेटा है, तो अगर हम 1 3 दोनों को एलिमिनेट करते हैं तो हमारा आंसर ही नहीं आता है ना। अब देखिए स्टेटमेंट 3 देखो, उसमें क्या लिखा कि देयर आर 95 पीवीटीज, इसने एक एब्सोल्यूट नंबर दे दिया। तो एब्सोल्यूट नंबर क्या होता है? जनरली गलत होता है। इसको गलत करना इज फार इजियर देन पीवीटीजीज रिसाइड इन 18 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी। इसको गलत करना ज़्यादा इजी है। तो अगर 3 गलत है इसका, ए एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया, तो इसका आंसर आ गया सी। ना क्वेश्चन नंबर 52 में कुछ नहीं करना, देखना कि आर्टिकल 142 है, आर्टिकल 142, और आर्टिकल 142 क्या, 124 टू 147 सुप्रीम कोर्ट होता है, तो हमें इसके ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट ढूंढना है। सुप्रीम कोर्ट केवल एक ही ऑप्शन में दिया, बी, तो इसका हो गया बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछ रहे हैं कि असेंबली ऑफ द स्टेट कंसिडर द फॉलोइंग, द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। ये तो सही बात है, प्रेसिडेंट भी करते हैं, गवर्नर भी करते हैं। बी देखो, व्हेन अ स्टेट legislature does not have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो गया सी। Now comes to the question number 54. 54 was the difficult question, अगर हम एलिमिनेशन से इसमें जाते, क्योंकि इसने स्टेटमेंट 2 में लिख दिया था कि UNCAC इज अ फर्स्ट लीगली बाइंडिंग, तो हम इसको अगर गलत मान लेते तो हम गलत आंसर की तरफ बढ़ सकते थे। अब देखो इसमें अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 के जो डेफिनेशन है इसने उसको स्वैप कर दिया। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशनल अगेंस्ट करप्शन हैज अ प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ द माइग्रेंट्स बाय लैंड सी एंड एयर। थर्ड देखे, हाईलाइट्स ऑफ द UNTOC इज द inclusion of the specific chapter aimed at returning asset to their rightful owners from whom they had been illicitly। तो इसने अगर स्वैप कर दिया 1 और 3 को, तो हमारा इसमें आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया सी, 2 and
4. नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 55. यहाँ हम इसको गलत कर देते क्योंकि तीनों में डेटा दिया हुआ है. जब तीनों में डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 55, तो जब हमने बोला कि अगर तीनों स्टेटमेंट आपको गलत लग रहे हैं तो हमें मिनिमम की तरफ जाना चाहिए. तो मिनिमम था इसमें सी. अगर हम सी लगाते तो ये गलत हो जाता. तो बी स्टेटमेंट इसका पढ़ लेते हैं, सॉरी स्टेटमेंट 2 पढ़ लेते हैं. एज पर द शेड्यूल ट्राइब्स एंड द अदर ट्रेडिशन फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006 बैम्बू इज द माइनर फॉरेस्ट. हमें ये याद रखना है, ठीक है. और इसका आंसर यूपीएससी ने बी दिया था. क्वेश्चन नंबर 56 वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन. राइट टू मैरी पूछ रहा है किस आर्टिकल में आता है, तो बी आर्टिकल 21 में आता है. क्वेश्चन नंबर 57. अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट a biological process to create a seed can be patent in India. सेकंड देखो, इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल. ये बहुत ही क्या एक्सट्रीम वर्ड है, तो ये हमारा दूसरा गलत हो गया. दो गलत, तो ये गलत और ये गलत. थर्ड देखिए, प्लांट वेरिएंट्स आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंट इन इंडिया. अब 3 ओनली ए और सी दोनों में है, ठीक है. अब ए बोल रहा है कि पेटेंट कर सकते हैं और 3 में बोला कि पेटेंट नहीं कर सकते हैं. तो एक दूसरे का कॉन्ट्रा है, तो 1 और 3 एक साथ नहीं आ सकते हैं. तो 1 ओनली या तो आंसर आएगा या फिर 3 ओनली. 1 ओनली ऑप्शन में है नहीं, 3 ओनली है तो 3 ओनली इसका आंसर हो गया. कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 58. ये क्वेश्चन भी हर साल आता है. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये 2019 में भी आया, 2021 में भी आया, 2022 में भी आया, है ना. स्टेटमेंट 1 पढ़िए इसका. स्टेट द रिक्वायरमेंट. कभी भी ऐसा रिक्वायरमेंट ऐसी चीज़ें लिखी होती है जनरली गलत होती हैं, तो ए गलत है और सी गलत है. स्टेटमेंट 2. ले डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ द इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. ये पूछ रहा है EPA एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. और ये एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट लग रहा है और इसमें कोई कैच नहीं है, तो ये बी इसका आंसर हो गया. 59 देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पूछ रहा है. पहले में देखा सेग्रीगेट करना 5 कैटेगरी, डेटा जो है गलत है. बी में देखिए, द रूल आर एप्लीकेबल टू द नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, ओनली दिया, ओनली जनरली गलत होते हैं. ए भी कट गया, बी भी कट. थर्ड सी देखिए, द रूल्स प्रोवाइड फॉर द एग्जैक्ट एंड एलेबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स ऑफ लैंडफिल एंड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी. ये सही लग रहा है. डी देखें, इट इज मैंडेटरी. मैंडेटरी इज अ एक्सट्रीम वर्ड, तो ये गलत हो गया. आंसर इसका सी हो गया. क्वेश्चन नंबर 60. क्वेश्चन नंबर 60 में पूछ रहा है कि एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स. तो अगर हम इसको पहली बार में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि दोनों स्टेटमेंट इसके गलत है. क्यों? स्टेटमेंट 2 देखिए, नो नोटिस पीरियड इज एक्सट्रीम वर्ड, हम इसको गलत मानते हैं. 1 में देखो कि इफ रूल्स ऑफ द फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट आर इम्प्लीमेंटेड इट बिकम्स ईजियर फॉर द फर्म कंपनीज टू ले ऑफ द वर्कर. इसको भी हम गलत. 2018 में ये रूल्स आया था कि भैया जैसे आप किसी को आप जॉब दे रहे हो प्राइवेट में और आपको बोला है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है. अब देखो फिक्स टर्म को 2 साल से आप सोचो, आर इम्प्लीमेंटेड इट बिकम ईजियर टू. सही बात है, जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो उनको ले ऑफ करना ईजियर. बी देखें, नो नोटिस पीरियड ऑफ टर्मिनेशन. तब टर्मिनेशन क्यों करेंगे जब पता है कि 2 साल में उनको निकलना है. तो ये भी गलत, ये भी गलत, और आंसर हो गया डी. नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 61 वाज द इजियर क्वेश्चन. सर्विस एरिया के बारे में पूछ रहा है और इन चारों ऑप्शन में केवल बैंक ऐसा है जो सर्विस से रिलेटेड है. बी लीड बैंक स्कीम, तो बी इसका आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 62. इसका स्टेटमेंट 2 देखिए, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट माइनिंग
leases of minor minerals, but the power regarding the formation of rule related to the grant of the minor mineral lie with the सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो ये एक चीज बोल रहा है कि ये इसके पास है, ये इसके पास नहीं है, तो ये चीजें जनरली गलत होती हैं। अगर दो गलत है तो बी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब स्टेटमेंट 1 देखिए, सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री। इसको हम गलत मान सकते थे कि फैक्ट है, लेकिन यूपीएससी ने इसको सही माना और हमें ये याद रखना चाहिए कि सैंड एक माइनर मिनरल है। इसका आंसर हो गया ए। 62 का हो गया आंसर ए। नाउ कम्स टू द 63। मोस्ट ऑफ द इंडिया एक्सटर्नल डेट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटी। नो, गलत है। ऑल ऑफ द इंडिया, ऑल दिया हुआ है, बड़ा वर्ड है, ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर हो गया डी। ये क्वेश्चन भी हर बार आता है। कमर्शियल बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ द कमर्शियल बैंक इन इंडिया। अब ऐसा ही क्वेश्चन देखो 2020 में भी पूछा था। इफ़ यू विड्रॉ 1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट इन एग्रीगेट मनी सप्लाई, ये अनचेंज होगी। अनचेंज क्यों होगी? क्योंकि जो हमारा डिपॉजिट होता है वो बैंक की लाइबिलिटीज होती है, ठीक है, वो एसेट नहीं होता है। तो बी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 65। In the context of India, which of the following factors are contributors to reduce the risk of the currency crisis? करेंसी क्राइसिस को रोकना है तो क्या करें? स्टेटमेंट 2 देखिए, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इंक्रीज नहीं करेंगे बल्कि डिक्रीज करेंगे। दो अगर गलत है तो ये गलत, ये गलत। तीसरे देखो, रेमिटेंस फ्रॉम इंडियन अब्रॉड, ये भी सही है, इससे भी रिस्क कम होगा। तो आंसर हो गया बी। ए को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 66। 66 में कुछ नहीं करना, बस कीवर्ड ढूंढना है। स्टेट दिया हुआ है, गवर्नर दिया हुआ है, तो स्टेट गवर्नर के बारे में पूछ रहा है। सरकारी या कमीशन, सेंटर स्टेट से रिलेटेड है, तो इसका सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 के ऑप्शन देखिए पहले। इसका जो सी और डी है वो सिमिलर है। एक पूछ रहा है कि प्रोमिसनरी नोट और डी पूछ रहा है कि पार्टिसिपेटरी नोट। नोट है, जनरली इनमें से सही होना चाहिए। तो ए और बी को हम यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय द रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स who want to be a part of the Indian stock market without registering themselves डायरेक्टली। तो इसका है पार्टिसिपेटरी नोट, डी आंसर हो गया। 50-50 तो आप कर सकते हैं विदाउट इवन रीडिंग द क्वेश्चन। सी और डी सिमिलर थे तो इन्हीं में से एक होना है, तो इसका आंसर है पार्टिसिपेटरी नोट। इसको पी नोट से भी हम याद रखते हैं और इसको पी नोट से भी जाना जाता है। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 68। 68 में पूछ रहा है कि स्टेटमेंट 2 पढ़िए 68 का। पीपल्स पार्टिसिपेशन मैंडेटरी, मैंडेटरी इज अ एक्सट्रीम वर्ड, तो बी इसका, ये 2 इसका कट गया, तो बी एलिमिनेट और सी एलिमिनेट। ये पढ़िए, एज पर लॉ द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लांटिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल एंड दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे कोई एक्सट्रीम वर्ड वगैरह कुछ नहीं दिख रहे, तो ये सही है। कम्स टू द 69th क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन में अगर हम रूल से चलते कि 5 दिया, 5 में से 3 सही है, तो हम इसमें गलत कर सकते थे। क्वेश्चन पढ़िए, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट regulator in sectors like telecommunication, insurance and electricity. These are the big मिनिस्ट्री टाइप के हैं, ठीक है। और नीति आयोग इज नॉट अ मिनिस्ट्री, 5 कट गया, डी एलिमिनेट, सी एलिमिनेट, ठीक है। चौथा देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, 3 में है फाइनेंस कमीशन
और ए और बी देखो दोनों पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मिनिस्ट्री रिलेटेड है पार्लियामेंट से, तो इसमें हम ए की तरफ बढ़ सकते हैं। 5 ईयर प्लान के बारे में पूछ रहा है, तो पहले में दिया कि फ्रॉम द सेकंड 5 ईयर प्लान देयर वाज अ डिटरमाइंड थ्रस्ट टुवर्ड द सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्री। सेकंड बोल रहा कि द फोर्थ 5 ईयर प्लान adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power। सिंपल सा स्टेटमेंट है, तो इसको हम सही मानेंगे। थर्ड देखिए, इन द फिफ्थ 5 ईयर प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे क्या, इन्होंने यहाँ पे क्या दे दिया, एक्सट्रीम दे दिया, तो 3 गलत है। अगर 3 गलत है और 2 सही है तो ए और बी में स्ट्रक हो गया। अब जो जो स्टेटमेंट 1 था इसका, ये बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि हमें लगा था कि ये जो बेसिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्री ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में था, लेकिन यूपीएससी ने इसको ये माना कि वो फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट में भी हो सकता है लेकिन सेकंड में भी था, तो इसका आंसर यूपीएससी ए दिया। कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 71, ये भी एक इजी क्वेश्चन था। AIIB हैज मोर देन 80, अब देखो इस अगर ये 80 मेंबर देता है एग्जैक्ट तब ये गलत होता है, इसने दिया है मोर देन 80, तो इसके चांसेस सही होने के। इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB, ये तो चाइना में है, तो इंडिया का शेयर होल्डर ज़्यादा कैसे हो सकता है, ये गलत लग रहा है। तीसरा देखिए, AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर, एनी लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। 3 गलत 2 गलत, तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 72, इस क्वेश्चन को बिना पढ़े आप देखो, सी और डी जो है वो सिमिलर स्टेटमेंट है, 50 करोड़ ऑफ मोर और 50 करोड़ ऑफ मोर, तो ए और बी हमारा कट गया। स्टेटमेंट सी पढ़िए, टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन द केस ऑफ एप्लीकेशन फॉर लोन्स फॉर 50 करोड़ और मोर। डी देखिए, टू एम एट फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट of 50 crore of more which are under consortium lending। ये देखो ज़्यादा इकोनॉमी के टर्म यूज कर रहा है, तो हमें इसकी तरफ ज़्यादा जाना चाहिए था, तो इसका आंसर हो गया डी। 73 क्वेश्चन को यूपीएससी ने फिर 2022 में भी रिपीट किया था कि द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सेलेक्टेड बाय, तो 22 में भी इन्होंने रिजर्व बैंक दिया था, वो भी गलत था, तो इसका बैंक बोर्ड ब्यूरो इसका आंसर है। रिपीट हुआ है क्वेश्चन 2022 में। कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 74। 74 देखो क्या कह रहा है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट रेगुलेटरी, फर्स्ट इज अ एक्सट्रीम, तो ए गलत हो गया, ए गलत, ये गलत, ये गलत, तो इसका आंसर हो गया बी। तो 74 का आंसर हो गया हमारा बी, ये एक इजी क्वेश्चन था। 75 देखिए, वैसे हमने बताया कि साइंस एंड टेक में ऑल ऑफ द अबव की तरफ हमें जाना चाहिए, लेकिन वो कब है, जब इन ऑप्शंस में या इन स्टेटमेंट्स में कोई ऐसा न दिया हो कि जिससे वो गलत हो सकता है। जैसे देखो, LTE is commonly marked as 3G and VoLT is commonly marked as advanced 3G, there is no such advanced 3G, वहाँ होता है 4G, तो ये गलत हो गया। बी देखो, LTE is data only technology and VoLT is वॉइस ओनली दिया हुआ, ये भी गलत हो गया, तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 76, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। कैसे, पहले वाले में देखो डेटा दिया हुआ 3 मंथ, ये गलत हो गया। इसमें भी देखो डेटा दिया, मस्ट भी दिया हुआ है और 6 भी दिया है, ये भी गलत हो गया। इवन 3 में भी डेटा दिया हुआ, तो ये भी गलत हो गया। अगर तीनों को गलत माने तो इसका आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 3 पढ़ते हैं कि वुमेन विथ 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस एंटाइटलमेंट, ये सही है। बी में देखो, एक हफ्ते में 6 दिन तो होते हैं। अब यहाँ क्या पूछ रहा है कि एंटरप्राइजेज विद द
क्रीचेज मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रीचेज विजिट डेली। एक दिन में 6 विजिट इज अ वेरी एक्सट्रीम थिंग। तो 2 गलत हो गया और 2 गलत हो गया, तब भी इसका आंसर सी आ जाएगा। कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 77। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हर साल आता है। पहला क्वेश्चन आया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन पब्लिश करता है, तो वो था वर्ल्ड बैंक। यहाँ पे देखिए इसने क्या क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बात करता है बिजनेस के बारे में। स्टेटमेंट और ए में लिखा है कि मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर इज ये नहीं करता है, तो इसका आंसर हो गया ए। बाकी ऑप्शन इसके पढ़िए। पेइंग टैक्सेस, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, ये सब रिलेटेड है बिजनेस से, तो इसका हो गया ए। कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 78 में आप जाएंगे तो इसके सी और डी देखिए। 2011 की बात करना है, तो ए और बी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। सी वाला ई वेस्ट के बारे में बात कर रहा है और डी वाला फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन, तो ई वेस्ट वाला इसमें सही था। हमें इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट इनकी तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, तो इसका सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 79। ए में ओनली दिया है, बी में ओनली दिया है। ओनली जनरली गलत होते हैं। और सी डी देखो, प्रोक्यूरमेंट ऑफ इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और प्रोक्यूरमेंट ऑफ इंसिडेंशियल एंड चार्ज फॉर गोडाउन। क्वेश्चन क्या था? द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन टू द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस पेड टू द फार्मर प्लस। तो भैया गोडाउन इसमें नहीं आता, चार्ज ऑफ गोडाउन। प्रोक्यूरमेंट, इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इसमें आता है, इसका हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 80। In the context of any country, which of the following would be considered as the social capital? सोशल के बारे में पूछ रहे हैं और डी में भी सोसाइटी के बारे में है। तो हमें जो क्वेश्चन में जो कीवर्ड दिए हुए हैं उन कीवर्ड को ऑप्शन में भी देखने चाहिए, तो इसमें डी आंसर इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 81। नो हाई कोर्ट shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid। नो हाई कोर्ट दे दिया इसने, तो ये गलत है। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू, ये भी गलत है, तो इसका डी आंसर हो गया। एक्सट्रीम वर्ड पूछे हुए हैं। 82 देखिए। 82 में पहले स्टेटमेंट 2 देखिए। डेटा दिया हुआ कि इंडिया 6th लार्जेस्ट है पीपीपी में, तो ये गलत हो गया। तो 2 गलत है, तो सी गलत और बी गलत। ए पढ़िए इसका। परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी exchange rate are calculated by the comparing the price of same basket of goods and services in the different countries। तो इसका आंसर हो गया ए। ये डेफिनेशन है पीपीपी की, तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 83। 83 में देखिए आप, 83 भी बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप इसका स्टेटमेंट 4 पढ़ते कि एरिया अंडर शुगर कैन कल्टीवेशन है स्टेडली इंक्रीज। जब भी स्टेडली इंक्रीज, स्टेडली डिक्रीज ये चीज़ें होती है तो जनरली गलत होते हैं। 4 गलत है, 4 गलत है, तो डी एलिमिनेट, सी एलिमिनेट, बी एलिमिनेट और आंसर हो गया हमारा ए। 84th क्वेश्चन देखिए। अमंग द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल कमोडिटीज imports by India, which of the following accounts for the highest import in term of the value in the last 5 years? हमें पता ही है हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्या करते हैं, ऑयल करते हैं। यहाँ दिया हुआ था वेजिटेबल ऑयल, जो हम इंडोनेशिया और अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पूछ रहा, लिबर्टी के बारे में पूछ रहा।
अब पहला स्टेटमेंट देखिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द पॉलिटिकल रूल्स, गलत है। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट हो सकता है। सी, अपॉर्चुनिटी टू व्हाटएवर वन लाइक्स, ये भी बहुत एक्सट्रीम है, डी गलत, सी भी गलत। डी, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। अब आप देखिए कि बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में आपको कौन ज़्यादा सही लग रहा है लिबर्टी के लिए, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट या फिर अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। तो इसमें डी हमें ज़्यादा सही लग रहा है। बी भी सही है लेकिन डी उससे ज़्यादा सही है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 86। Which of the following is not the most likely measures the government RBI taken to stop the slide of Indian rupees? तो डी ऑप्शन देखिए, फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। क्या नहीं करेगा गवर्नमेंट जब पैसा अगर हमारा स्लाइड हो रहा है, तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं करेगा इस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी वाला 2021 में भी शायद ये रिपीट हुआ था। नाउ कम्स टू द 87th क्वेश्चन। 87th क्वेश्चन में देखें, स्टोरेज, डेटा स्टोरेज की बात कर रहा है, और ए स्टेटमेंट देखिए, दे शैल इंश्योर दैट द इंटायर डेटा रिलेटिंग टू द पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाय द आर स्टोर्ड, ये भी स्टोरेज की बात कर रहा है। सिस्टम ओनली इन इंडिया, हम ये तो चाहते हैं कि जो हमारा डेटा ऑनलाइन पड़ा है वो इंडिया में सेव हो, बाहर ना सेव हो, तो इसीलिए यहाँ पे ओनली वर्ड भी सही होगा, एक सही है। दूसरा देखिए, दे शैल इंश्योर दैट द सिस्टम आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सर्विस एंटरप्राइज, पब्लिक सर्विस को क्यों देंगे भैया इसको, ये भी गलत है। सी, थर्ड, दे शैल सबमिट द कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे फिर इसने फैक्ट दे दिया, फैक्ट जनरली गलत होते हैं, तो इसका आंसर हो गया ए इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के बारे में पूछ रहा है। अगर आपको ऐसे आंसर नहीं पता चलना तो हमेशा ईयू की तरफ जाना चाहिए, यूरोपियन यूनियन की तरफ, तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 89, रिसेंटली इंडिया साइंड अ डील known as Action Plan for Prioritization and Implementation of Cooperation Areas in the Nuclear Field. Which of the following country? ये 2018-19 में न्यूज़ में रहता था, और इसका आंसर है आंसर 89 का बी। ये न्यूज़ आइटम था 2018 और 19 के टाइम का। मनी मल्टीप्लायर, ये क्वेश्चन फिर यूपीएससी ने 2021 में रिपीट किया। तो मनी कैसा मल्टीप्लाई होगा, जब इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, जब पैसा ज़्यादा सर्कुलेट होगा तब क्या मनी और मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर हो गया बी। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 91, जब भी ऐसे चार स्टेटमेंट दिए होते हैं जनरली उनमें चार में से दो सही होते हैं, ठीक। ये देखिए, इन augmented reality a simulated environment is created and the physical world is completely shut down. Completely shut down is a extreme word, ये गलत हो गया, ये गलत और ये गलत। चार दोनों में है, चार को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो तीन पढ़िए। AR allows individual to be present in the world and improve the experience using the camera of the smartphone और PC, ये भी एक सही सा स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछ रहा है डेनिस ओवन के बारे में। डेनिस ओवन उस टाइम पे न्यूज़ में था 2018-19 में, और ये था क्या, एन अर्ली ह्यूमन स्पीसीज, तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछ रहा कि नॉट करेक्ट क्या है।
function chromosome can be created by joining segment of DNA taken from cells for different species. Different species से DNA taken is a big thing. तो ये इसका गलत होगा, ये गलत होगा मीन्स क्वेश्चन पूछ रहा नॉट करेक्ट, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 93 पूछ रहा डिजिटल सिग्नेचर, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन था। अगर आप अंदर इसके ना पढ़ते और सीधा डी मार देते तो ये गलत हो जाता। डिजिटल सिग्नेचर देखो क्या बोला, एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाई द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग इट। ठीक है भैया, बी पढ़ते हैं। यूज्ड टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और सर्वर नॉट ऑन इंटरनेट। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ये यूपीएससी हर बार पूछता है, कभी आधार से रिलेटेड पूछता है, कभी डिजिटल सिग्नेचर से, तो ये गलत होता है जनरली। दो गलत है, दो गलत है तो डी गलत है, बी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड of signing an electronic document and ensuring that the original content is unchanged, और इसको यूपीएससी ने सही माना तो इसका आंसर दिया सी। क्वेश्चन नंबर 95, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वेरेबल टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज आर accomplished by the wearable devices? A. Location identification of a person. B. Sleep monitoring of a person. C. Third, assisting the hearing impaired person. तीनों एप्लीकेशन बेस्ड हैं तो, और साइंस एंड टेक है, तो इसमें सारे के सारे सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 96 पूछ रहा है आरएनए के बारे में। ठीक है, तो देखो कैन 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 दिया तीनों में, और पहले में दिया हुआ है कि इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपीज। अगर आपको सारे ऑप्शन इसके सही लगते हैं तो हमेशा ऑल ऑफ द अबव पे जाना चाहिए, लेकिन इसमें ऑल ऑफ द अबव है नहीं, तो आपको मैक्सिमम की तरफ जाना चाहिए। तो मैक्सिमम किस में है, 1 to 4 है, तो हमें इसमें ए की तरफ जाना चाहिए था। ठीक, और यूपीएससी ने इसको माना है कि आरएनएआई टेक्नोलॉजी में इट कांट बी यूज्ड टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज। इस फैक्ट को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 97, ब्लैक होल्स बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के बारे में पूछ रहे हैं। अगर कुछ पता नहीं चला तो ग्रेविटेशनल वेव्स पे इसमें हमें लगाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ये काफ़ी न्यूज में था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। 98 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन्स फॉर अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन द माइक्रोबियल पैथोजन इन इंडिया? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल। दूसरा, टेकिंग इनकरेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स टू क्योर डिजीज। ठीक है, तीसरा दिया यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइवस्टॉक फार्मिंग। डी है फार्मिंग क्रोनिक डिजीज इन सम पीपल। अब ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, सब सही लग रहे हैं, तो हम इसमें या तो सी में जाते या डी में जाते हैं, लेकिन यूपीएससी ने इसमें ये माना कि जो एमडीआर होता है वो मल्टीपल क्रोनिक डिजीज इन सम पीपल ये नहीं होता है, तो डी को भी 4 को इसने गलत माना। सी और डी एलिमिनेट हो गया, और इसने बी को इसमें सही माना है। केस 9 वाज ऑल्सो अ ईजियर क्वेश्चन। केस 9 ये सब होते हैं किससे, जीन एडिटिंग से रिलेटेड होते हैं, तो इसमें हमेशा जीन एडिटिंग की तरफ जाना चाहिए, ये सही है, और उसके बाद मॉडिफाइड जेनेटिक मॉडिफाइड की तरफ जाना चाहिए। अब देखो हेपेटाइटिस बी और एचआईवी के बारे में पूछ रहा है।
बी में लिखा कि हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव वैक्सीन। देखो कंपेयर कर रहा है, तो कंपेयर जनरली गलत होता है, तो पूछ भी रहा है कि नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट इज बी। ठीक है, तो 2019 में जो जनरल का कट ऑफ था वो था 98 मार्क्स, जो अभी हमने पेपर डिस्कस किया है। तो कट ऑफ इसके बाद भी कम हुई है। 2018 में 98, 19 में भी 98, आई थिंक 2020 में 92 था, और 21 में तो 87 पॉइंट समथिंग थे। तो पेपर डिफ़िकल्ट बन रहा है, और अगर हम इन रूल को सही से यूज करें तो हम इस कट ऑफ को इजीली क्रॉस कर सकते हैं। तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे यूपीएससी 2018 का पेपर।